मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। एम कंस्ट्रक्शन बिल्डर ने कांदिवली पश्चिम के एक परिवार को किया बेघर। मुंबई में बिल्डरों की धांधली जोरों पर। 3 से 4 साल में फ्लैट देने की बात कहकर पीड़ित को 12 साल से दर दर की ठोकरें खाने पर कर रखा है मजबूर। एम कंस्ट्रक्शन अब फ्लैट देने की एवज में मांग रहा है 1 करोड़ रुपया। मुंबई जैसे कि मुंबई उपनगर के कोने कोने में बिल्डरों द्वारा एसआरए स्कीम के तहत झोपड़पट्टियों का पुनर्वसन का काम चल रहा है, जहां महाराष्ट्र सरकार भी पूरी जद्दोजहद में लगी है कि 2029 तक मुंबई उपनगर के ज्यादातर झोपड़पट्टियों का पुनर्वसन संपन्न हो जाए, ताकि आम जनता को एक अच्छे घर में अच्छी जिंदगी मिल सके। अब सभी बिल्डर एसआरए के निर्देश पर पुनर्वसन के कार्य में लगे हैं, परंतु इन्हीं बिल्डरों में से कई ऐसे भी बिल्डर हैं जो पुनर्वसन को पैसा बनाने का अवसर बनाकर धांधली करने लग जाते हैं। आए दिन यह खबर देखने मिलती है कि किसी बिल्डर ने फ्लैट का वादा करके बेघर कर दिया है, या तो बिल्डर ने बिल्डिंग बनाने में सालों लगाकर जनता को भाड़ा भी नहीं दिया है और अब गरीब परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ऐसा ही एक मामला कांदिवली पश्चिम के दहानुकर वाड़ी से आया है, जहां एम कंस्ट्रक्शन नामक बिल्डर ने 12 साल से एक परिवार को बेघर कर रखा है और 4 साल से भाड़ा भी नहीं दिया है, जिसके कारण परिवार 4 सालों से दर दर की ठोकरें खा रहा है। बता दें कि पीड़ित प्रभानंद रामचंद मोड़कर, जो कि दहानुकर वाड़ी के एक चाल में 40 वर्षों से निवासी थे, परंतु 2012 में एम कंस्ट्रक्शन के मालिक योगेश सावंत ने उन्हें 1100 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का 3 BHK फ्लैट 3 साल में बनाकर देने की बात कहकर पुनर्वसन करने के लिए करारनामा साइन करवाया, जिसमें 3 BHK फ्लैट बिना किसी अतिरिक्त रुपए में देने की बात कही। साथ ही साथ फ्लैट के रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी दोनों पक्ष द्वारा 50-50% भरा जाएगा और शिफ्टिंग होने तक 32,000 रुपए प्रति माह भाड़ा दिया जाएगा। इन सभी शर्तों पर हस्ताक्षर करने के 12 साल बाद आज प्रभानंद मोड़कर, जो फ्लैट उन्हें 3 साल में मिलने वाला था, आज 12 साल में भी नहीं मिला है और एम कंस्ट्रक्शन बिल्डर के योगेश सावंत ने 4 साल से भाड़ा देना भी बंद कर दिया है। पीड़ित प्रभानंद मोड़कर के दामाद अश्वथ शेट्टी ने एम कंस्ट्रक्शन के बिल्डर योगेश सावंत पर यह भी आरोप लगाया है कि उनके ससुर प्रभानंद मोड़कर को बेघर करने के बाद अब बिल्डर उन्हें फ्लैट देने के लिए 1 करोड़ रुपया मांग रहा है। मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए पीड़ित प्रभानंद मोड़कर के दामाद अश्वथ शेट्टी ने बताया कि उनके ससुर भाड़े पर रहते हैं, 12 साल से फ्लैट नहीं दिया है और 32,000 प्रति माह के हिसाब से जनवरी 2020 से आज तक 49 महीनों का भाड़ा 15,68,000 रुपए भी नहीं दिया है और मैं अपनी कमाई से उनका भाड़ा भर रहा हूं। और उनके ससुर को बिल्डर ने 30 दिसंबर 2020 को फ्लैट रजिस्ट्रेशन की स्टैंप ड्यूटी भरने को कहा, जबकि करारनामा के हिसाब से दोनों पक्ष 50-50% स्टैंप ड्यूटी भरेंगे, परंतु बिल्डर ने फ्लैट रजिस्ट्रेशन में देरी का हवाला देते हुए पूरा स्टैंप ड्यूटी भरने को कहा और कुछ दिनों में 50% स्टैंप ड्यूटी लौटाने की बात कही। अश्वथ शेट्टी ने यह भी बताया कि जब उनके ससुर प्रभानंद मोड़कर को 2022 तक फ्लैट भी नहीं दिया गया और स्टैंप ड्यूटी का 50% पैसा भी नहीं दिया गया और तो और भाड़ा देना भी बंद कर दिया गया, तो उन्होंने बिल्डर से मुलाकात कर अपनी शिकायत बताई, जिसके बाद बिल्डर ने उनके ही फ्लैट का पोजीशन देने के लिए उनसे ही 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। बता दें कि प्रभानंद मोड़कर भी अब वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं और बिल्डर के ऐसे परेशान करने से उन्हें 2 बार सीजर अटैक और 1 बार माइनर ब्रेन स्ट्रोक भी आ चुका है। अब उनकी देखरेख उनकी बेटी और उनका दामाद कर रहे हैं, परंतु प्रभानंद मोड़कर आज भी अपने घर से बेघर हैं। बता दें कि प्रभानंद मोड़कर ने पहले मदद मांगने के लिए स्थानीय भाजपा आमदार योगेश सागर के पास गए, परंतु उनका कहना है कि आमदार योगेश सागर जनप्रतिनिधि व न्याय दिलाने में सक्षम होने के बावजूद उन्हें कई महीनों तक अपने कार्यालय के चक्कर लगवाते रहे और कोई भी मदद नहीं किया। और अब अश्वथ शेट्टी ने अपने ससुर को न्याय दिलाने के लिए एम कंस्ट्रक्शन बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज करने की जद्दोजहद में लगे हैं और उनका कहना है कि FIR दर्ज करने के बाद जल्द ही वे सांसद गोपाल शेट्टी से मदद की गुहार लगाएंगे और उनका विश्वास है कि गोपाल शेट्टी उन्हें न्याय दिलाएंगे। अब आने वाला समय ही बताएगा कि कौन इस बेघर हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाता है, क्योंकि भाजपा की केंद्र और राज्य दोनों में सरकार होने के बावजूद इसी पार्टी के स्थानीय आमदार ने जब पीड़ित को न्याय दिलाने में मदद नहीं की तो आगे क्या ही होगा यह देखा जाएगा। परंतु स्थानीय आमदार का ऐसे मामले में चुप बैठना भी उनकी कर्तव्य निष्ठा पर सवालिया निशान लगाता है और सवालिया निशान लगाता है शासन प्रशासन पर कि उनके कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए कैसे कोई बिल्डर गरीब झोपड़ा धारकों के साथ अन्याय कर रहा है। अब आगे देखते हैं इस मामले में क्या होता है। खबर के प्रकाशित होने तक बिल्डर पर कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है और प्रभानंद मोड़कर और अश्वथ शेट्टी ने पत्र के माध्यम से अपनी शिकायत मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज तक पहुंचाई। हालांकि जब हमारे संवाददाता ने स्थानीय आमदार योगेश सागर और एम कंस्ट्रक्शन के बिल्डर योगेश सावंत से संपर्क करके उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो संपर्क नहीं हो सका, परंतु जब भी उनसे संपर्क होगा हम अपने दर्शकों के आगे उनका भी पक्ष बिना किसी लाग लपेट के प्रस्तुत करेंगे। बता दें कि मामले की जानकारी देते हुए मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जब सांसद गोपाल शेट्टी से उनकी प्रतिक्रिया लेने पहुंचा तो उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में पूर्ण मदद करने का आश्वासन
आश्वासन दिया है। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए पीड़ित प्रभानंद मोडकर के दामाद अश्वाप शेट्टी ने क्या कुछ बताया और सांसद गोपाल शेट्टी ने मामले में प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आज एक ऐसा मामला आया है कि जो घर से बेघर और बहुत ही परेशान व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति आज मुझे मेट्रो दिनांक के कार्यालय में सूचना देते और संपर्क किया और संपर्क करके अपना दर्द जो बयां करने के लिए मेरे पास आया है। वह व्यक्ति ऐसी स्थिति में है कि आज उससे बिल्डर करोड़ों रुपया, जो सावंत बिल्डर करके है, करोड़ रुपया मांग रहा है तो ही उसको घर दिया, जबकि एमयू उसने बना करके दिया। 10 से 15 बरस से वो रह रहा था और उसके परिवार के उसके ससुर थे और ससुर उसके रह रहे थे। आज वो एक जगह के हो गए, उनको दौड़ भाग नहीं हो सकता। उनके दामाद हैं, वो आए हैं और अपनी दर्द बयां कर रहे हैं। अब उनकी स्थिति ऐसी हो कि घर से बेघर हो गए, जबकि एमयू बना करके पहले उनको भाड़ा मिल रहा था, अब उनको भाड़ा भी बंद कर दिया गया। आज दर दर भटक रहे हैं, नेताओं के पास जा रहे हैं, मगर कोई नेता उनकी मदद नहीं कर रहा। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको तकलीफ है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अश्वाप शेट्टी है। हाँ, तो शेट्टी साहब, क्या आपको तकलीफ है, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? कैसा था, मेरे ससुर जी का नाम प्रभानंद मोंडकर है। वो पिछले 40 साल से धानोकरवाड़ी में रह रहे थे। हाँ। 2011 में एम कंस्ट्रक्शन वाला योगेश सावंत करके बिल्डर आया। उसने बोला लोगों के भलाई के लिए ये जो आपकी जगह है मैं लेके एसआरए बांध के दूंगा और आपको हमारा जो बंगला था मेरे ससुर का, उनको बोला था कि आपको इसमें से निकाल के मैं 1100 कारपेट का एक 3 BHK अपार्टमेंट दूंगा। इसको लेके 2011 नवंबर में उसने हमारे साथ MOU बनाया मेरे ससुर जी के साथ। उसमें MOU में ये भी लिखा था कि अगर 1100 कारपेट से ज़्यादा अगर मैं तुम्हें जगह देता हूँ तो जो टाइम का रेट चालू रहेगा वो स्क्वायर फीट के हिसाब से आप मुझे पैसा देना, और अगर मैं 1100 स्क्वायर फीट से कम देता हूँ तो वो जगह का पैसा मैं आपको दिया जाऊंगा। उसके अलावा उन्होंने बोला था मैं आपको भाड़ा तक भी दूंगा। ये भी MOU में लिखा गया था कि जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन रहेगा वो हम आधा आधा करके भरेंगे। 2020 में जब ये बिल्डिंग रेडी हुई, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का वक्त आया, तब बिल्डर ने बोला कि आप जाइए, तभी लॉकडाउन चालू था, तो उन्होंने बोला 2% स्टैम्प ड्यूटी भरने आएगा, तो आप जाके स्टैम्प ड्यूटी भर दीजिए और मुझे पेपर ला के दीजिए, मैं जाके आपका रजिस्ट्रेशन करा दूँगा। मेरे ससुर ने जाके 3.5 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी भर के उन्हें जाके वो रिसीप्ट वो बिल्डर के हाथ में दिया। बिल्डर ने बोला कि मैं जाके रजिस्ट्रेशन करता हूँ, आज करूँगा, कल करूँगा करके उसने 2 साल निकाल दिए। फिर 2022 में फोटोग्राफर टाइम्स में किरण मांजरेकर करके एक पत्रकार है, उसने मेरे ससुर जी के नाम से एक कंप्लेंट लिखा और वो कंप्लेंट जाके वो बिल्डर को दिया कि अभी जिधर मेरे ससुर जी पिछले 12 साल से जिधर वो भाड़े पे रहते थे, उसने ऐसा बताया कि वो फ्लैट उनका खुद का है और ये अगर उनका खुद का है तो आप उनको 3 BHK का फ्लैट क्यों दे रहे हो। और ये बोल के वो बिल्डर ने फिर मेरे ससुर जी को फ़ोन करके बोला कि मैं आपको फ्लैट नहीं दे सकता। मेरे ससुर जी ने बताया कि MOU तो हो गया था और मेरे पास प्रूफ है कि मैं इधर भाड़े में रह रहा हूँ, मेरे पास भाड़े की भी सब पावतियाँ है। उसमें भाड़े की पावती में भी लिखा है कि पिछले 12 साल से वो रह रहे उधर, पर फिर भी वो बोल रहा है, झूठा ये दे रहा है कि नहीं तुम्हारा खुद का है करके, तो हम तुम्हें नहीं दे सकते। तो ससुर जी ने बोला कि क्या तकलीफ़ है इसमें, क्या करूँ। तो अभी हमसे वो पैसा मांग रहा है, बोलता है कि तुम 1 करोड़ रुपए दो तो ही हम तुम्हें फ्लैट देंगे, नहीं तो तुम रहो, तुम्हें जिसके पास जाना है तुम जाओ। नहीं, मगर आपसे 1 करोड़ रुपए मांग की जा रही है, तो क्या आप अपने पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराएंगे? अभी जाके कराऊंगा मैं उधर ही। पुलिस स्टेशन में। ये जो वहाँ के स्थानीय आमदार, नगर सेवक या कोई जनप्रतिनिधि के पास आप गए थे क्या? किसके पास गए थे? मेरे ससुर जी आमदार योगेश सागर के पास गए थे, उनसे उनकी तकलीफ उनने बताई थी, पर उनने कुछ किया नहीं। उनने बोला करूँगा करके, उनने भी इतना वक्त ज़ाया किया, उनने बोला करूँगा, पर उनने किया ही नहीं। आज के टाइम पे मेरे ससुर जी घर पे बैठे हुए हैं, चल नहीं पा रहे, वो बहुत तकलीफ में। अब उनका राशन पानी कैसे चलता, कौन कौन देखभाल करता है? 2020 तक तो वो बिल्डर ने भाड़ा दिया था। अच्छा। जब स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करके हुआ था, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन तो उसने करना था, उसने किया नहीं। स्टैम्प ड्यूटी करने का 2020 का उसने भाड़ा देना भी बंद कर दिया। उसने बोलता आपको अगर फ्लैट देना है तो मैं भाड़ा क्यों दूँ। अभी तक आप मिलाओगे तो 36,500 हर महीने के भाड़े के हिसाब से 4 साल का 19,85,000 बनता है, जो उसने दिया नहीं है। ये पिछले 4 साल का भाड़ा, मैं काम पे जाता हूँ तो मैं कमा के मैं उनका भाड़ा भर रहा हूँ, पर अभी मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, वो 8 महीना प्रेग्नेंट है,
मेरे को उसका भी खर्चा देखना है, तो मैं तो इतने तकलीफ़ में हूँ कि मैं उनका भाड़ा भरूँ कि मैं मेरी बीवी को संभालूँ। ये तकलीफ़ में है कि मैं भर भी नहीं पा रहा हूँ। अभी ऐसा हो गया कि जिधर हम रह रहे हैं भाड़े पे, वो उनको वो मकान मालिक बोलता है कि तुम मकान खाली करके जाओ, रास्ते पे रहो। अभी मेरे ससुर और सासू माँ 2 ही जन है, दोनों को तकलीफ़ है। सासू माँ गए हफ्ते हॉस्पिटल से रिटर्न आई है, उनको दिल का तकलीफ़ हो गया था, हार्ट का, उनको सांस लेने सब तकलीफ़ हो रहा था, तो आईसीयू में थी। अभी 2 दिन पहले ही वो घर आई है। नहीं, मेरा ये एक सवाल है कि अभी ये आप घर से बेघर होने की नौबत आप आ गई है। हाँ। तो अब इसके स्थिति में क्या आप खासदार के पास जाएंगे क्या, या किसी के पास जाएंगे क्या आप? मैं पहले अभी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूंगा, उसके बाद वो जो पुलिस स्टेशन का मेरे को NC मिलता है, कंप्लेंट रजिस्टर जो किया रहेगा, वो मैं गोपाल शेट्टी साहब के पास लाऊंगा और उनको मेरी तकरार की अर्ज करूंगा कि ये मुझे तकलीफ चल रही है इतने साल से। मगर अभी तो गोपाल शेट्टी साहब वर्तमान समय में ठीक है, अभी चुनाव चालू है और अब इस समय में वो संसद है, क्या आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो आपकी मदद करेंगे? वो कैसे भी जो भी चलता रहे वर्तमान काल में, पर वो हमारे लिए अभी भी सांसद है और हमें पता है कि हम उनके पास जाएंगे तो हमारी तकलीफ वो ज़रूर दूर करेंगे। देखिए, जिस तरह से आज ये पीड़ित व्यक्ति बहुत परेशान है अपने अपने ससुर को लेकर के। आज उनका ससुर बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिक के रूप में है, जिस तरह से अब उनको घर से बेघर होने की नौबत आ गई है। और बिल्डर सावंत आज 1 करोड़ रुपया मांग रहा है, मगर मांगने के बाद जब वो जनप्रतिनिधि आमदार के पास जाते हैं और योगेश सागर के पास जाते हैं, उनकी मदद नहीं होते, उन्हें भी दर दर भटकना पड़ रहा है। आज स्थिति ऐसी नौबत आ गई है। और जैसा कि आप जानते हैं, अच्छा मेरा एक सवाल है, अभी केंद्र और सरकार में और राज्य सरकार में बीजेपी की सरकार, क्या आपको उम्मीद है कि न्याय मिलेगी? मिलेगी। देखिए, आज भी उनकी जो उम्मीदें हैं कायम है कि हमें केंद्र और राज्य सरकार में बीजेपी की सरकार है। और आज गोपाल शेट्टी भले संसद इस समय अभी नहीं है वर्तमान समय में, मगर फिर भी मैं उनके पास जाऊंगा तो न्याय की गुहार लगाऊंगा। मेरी ज़रूर वो मदद करेंगे और न्याय मुझे मिलेगा। मैं भी अपने मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि गोपाल शेट्टी साहब के ऊपर आज भी लोगों का इतना विश्वास बना है। और मैं शासन और प्रशासन से आग्रह करता हूं चैनल के माध्यम से कि जो भी बिल्डर इस तरह से करोड़ों रुपए की मांग कर रहा है, उसके ऊपर मामला दर्ज किया जाए, उसके ऊपर एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज किया जाए, उसके FIR दर्ज करके जेल की सलाखों में भेजा जाए, ताकि ऐसे पीड़ित लोग, आज जो लोग हैं, देखो बिल्डर जब जिस समय आता है विकास की बात करते हैं, उस समय तो ये बोलते हैं मैं विकास करना चाहता हूँ, आप अपनी जगह खाए। लोग भावना में बह करके उनको अपना घर देते हैं। देखो जिस तरह से कागज़ इन्होंने दिखा रहे हैं कि अभी ये कागज़ है, उन्होंने दिखा करके दे रहे हैं कि MU बनाया गया है। और लगभग काबू से कितना दिन आपको भाड़ा मिला? 2020 तक उनको भाड़ा मिला। और भाड़ा मिलने के बावजूद भी अब भाड़ा बंद कर दिया गया। केवल एक मामूली कंप्लेन, किसी पत्रकार ने अगर कंप्लेन किया तो उसकी जांच करनी चाहिए था, उनका वो करना था, किसी का भाड़ा नहीं बंद करना चाहिए था। मगर लीगल में जो होता है वो करना चाहिए था। मगर इस तरह से जो ये घर से बेघर हो रहा है व्यक्ति, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी शासन और प्रशासन से पूरे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ऐसे पीड़ित लोग जो घर से बेघर होते रहे, उनको घर दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आज अब सब व्यक्ति अगर किस तरह से अपना खून पसीने की मेहनत की कमाई करके अपना घर आशियाना बनाता और बाद में वही बिल्डर के लोग गुमराह करके किसी तरह से गाहे बगाहे किसी न किसी व्यक्ति को खड़ा करके उसको कंप्लेन कराते हैं, या उसको छोटी छोटी बातें को लेकर के ये उनको बहाना बन जाता है। और बहाना बनाने के बाद वो क्या करते हैं, फिर वो उसका घर से बेघर करने की कोशिश करते हैं और बाद में एक्सटॉर्शन की बात करते हैं, मांग करते हैं। मैं सावंत बिल्डर से भी आग्रह करता हूँ कि इस तरह से अन्यत्र काम मत करिए, ऐसा अन्याय मत करिए। नहीं भगवान को आप डरिए, नहीं किसी का अगर घर से बेघर जो व्यक्ति हो कि उसकी बद्दुआ लगेगी, बद्दुआ में आपको अच्छा आपका परिणाम नहीं होगा। जैसा कि आप एक कहावत है कि निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय मोई खाल को स्वार बस हो जाए। जिस तरह से एक गरीब को अगर कोई सताता है तो कुछ तो लग कर नहीं सकता, मगर उसकी बद्दुआ और उसकी हाय अगर किसी को लगती है तो आदमी सुखी नहीं रहता, उसका कोई काम पूर्ण नहीं होता है। मैं पुनः बिल्डर को और शासन प्रशासन से
आग्रह करता हूं कि समय रहते इसका गंभीरता से विचार करें और इस गरीब पीड़ित व्यक्ति को न्याय दे। जो व्यक्ति घर से बेघर है, जिसका आज ससुराल रोड पर आने की नौबत हो गई है। आज एक जो कि हमारे एक हिंदू समाज में एक ऐसा है कि दामाद का कोई रोटी नहीं खाता है, दामाद का 1 रुपया लेता नहीं। आज ये दामाद बन करके अपने ससुर का भाड़ा भर रहा है, उनका घर का रोजी रोटी चला रहा है और साथ में अभी इसकी पत्नी धर्मपत्नी प्रेग्नेंट है और आज उसका भी इलाज चल रहा है, उसका भी खर्चा उसको बहन का। बाद ये स्थिति ऐसी आ गई कि मैं ससुर का राशन चलाऊं या उनका भाड़ा दूं या प्रेग्नेंट पत्नी है उसका इलाज कराऊं। आज इसकी दुनिया पूरी अधर में हो चुकी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गोपाल शेट्टी साहब को कि जिस तरह से ये व्यक्ति आशा लगाए हुए ये कह रहा है कि नहीं, मैं गोपाल शेट्टी साहब के पास जाऊंगा और उनसे गुहार लगाऊंगा और मैं न्याय की मांग करूंगा। अब तो वक्त ही बताएगा। गोपाल शेट्टी साहब इस समय चुनाव हो रहा है, संसद नहीं रहे, अब उनका कितना प्रभाव, कितना बिल्डर करता है, क्या शासन प्रशासन के लोग या केंद्र में राज्य में सरकार में रहने वाले लोग कितनी उनकी महत्ता देते हैं, कितना उनका महत्व देते हैं, किस तरह से उनको न्याय इस पीड़ित व्यक्ति को दिलाते हैं। आइए हम चलते हैं आगे की जो हम भी इसके पर हम गोपाल शेट्टी साहब से भी बात करूँगा किस तरह से पीड़ित व्यक्ति आपके पास आने वाला है, क्या उसको न्याय देंगे, दिलाएंगे या नहीं। धन्यवाद। सुबह मेरे को आज फोन एक आया था कि ये व्यक्ति इतना पीड़ित है, रुपया मांगा जा रहा है और वो हमदार गया, इस तरह से गया कई लोगों के पास, मगर उनको वो मदद नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में फिर अगर वो आता है आपके पास तो उसकी मदद करेंगे क्या? नहीं, देखिए वो किसके पास गया नहीं, ये मेरा काम नहीं। मेरे पास आया है वो 1 लाख नहीं, तो बिल्डर ने 1 करोड़ रुपए उससे मांगा है। अच्छा, एग्रीमेंट है उसके पास, अच्छा, घर नहीं दे रहा है, 1 करोड़ रुपए मांगा है। और मैंने उसको ये कहा कि स्थानिक नगर सेवक के पास जाओ, एमएलए के पास जाओ, उनसे नहीं हुआ तो फिर पुलिस चौक में कंप्लेंट करो और फिर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी जगह पे आके मदद करूंगा। अब मैं इतना दिन सारा करता रहा, तो जो आपने बात बताई कि उसमें कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, मैं इस प्रकार से काम करता हूँ, दौड़ कर चले जाता हूँ, एक एमपी होकर एक छोटे आदमी के लिए उसके घर के पास जाके मदद करने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए उसके लिए तो उसका पूरा जीवन का वो एक पूंजी है ना, एक घर, उसके अलावा तो उसके बाद कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर उसको मैं नहीं मदद करूंगा तो कौन करेंगे? मैं करते रहता हूँ। इतना भावुक होकर उसके आंखों में आंसू आ गए कि 1 करोड़ मैं कहां से लाऊं, कैसे करूं, कैसे मेरी स्थिति नहीं है, मैं किस तरह से अपना परिवार चलाता हूं, मेरे माता पिता की स्थिति है, साहब मैं आपके पास आया, मैं आप कहाँ ऑफिस है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इस तरह की जो बातें आई तो कहीं ना कहीं आप दर्द हुआ कि अगर केंद्र में और राज्य में आपकी सरकार है, उसके बावजूद भी आपके आमदार और नगर सेवक है, इस तरह से मदद नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं तो सवालिया मैं बताता हूँ, सरकार का काम करती है। अब ये बंदे को उसके ऊपर अन्याय हो रहा है, ये सरकार को कैसे पता चलेगा? इसलिए इस बंदे के पीछे मेरा पार्टी का नगर सेवक खड़ा हो जाएगा, मेरा पार्टी का एमएलए खड़ा हो जाएगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, बम करूंगा, बात वहां तक पहुंचेगी तो फिर सरकार एक्शन में आएगी ना। इसलिए सरकार को बदनाम करना ये ठीक नहीं है। और मीडिया के नाते आपको भी, आप उसका इंटरव्यू ले लो, पहुंचाओ सरकार तक बात, जी सर, पहुंचाओ, तब उसको न्याय मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। आप खाली सरकार और पॉलिटिशियन लोगों को इस तरह से रॉन्ग बॉक्स में खड़ा करोगे तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। जी सर। और हम अगर अच्छा करते हैं फिर हमको भी पब्लिक के सामने लाओ, अगर हम गलत करते हैं तो भी पब्लिक के सामने लाओ। इसलिए अपने देश की मीडिया भी इन दिनों में इशू को चलाने का काम करती है, इशू के ऊपर न्याय देने का काम मीडिया भी इन दिनों में नहीं कर रहे। ऐसा मेरा मत है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। इंडियन एक्सप्रेस जैसा वर्तमान पत्र एक जमाने में पूरे सरकार को हिलाने का काम करते थे, और इंडियन एक्सप्रेस अगर कोई विषय हाथ में लेते थे इंडियन एक्सप्रेस के लोग तो उसको अंजाम तक पहुंचा देते थे। आज क्या हो गया? आज रोज नया इशू चुना छोड़ दिया। लोग किसके आधार पर जिएंगे? एक जमाने में वर्तमान पत्र में अगर बात आ गई तो उसको अंजाम तक पहुंचाते थे, इस प्रकार का गारंटी भी लोगों को था। आज सोशल मीडिया तो रोज नया इशू लेकर घूमते हैं। आप एक विषय को पकड़ो, उसको अंजाम तक, अभी 1 करोड़ रुपए के जो आपने वो लड़के का बात, आप उसको जाओ, उसको पकड़ो और उसको जिस दिन फ्लैट मिलेगा उस दिन आप उसका इशू बनो, तो आपके ये मेट्रो दिनांक है ना, ये एकदम ऊपर आ जाएगा। लास्ट तक लेके गए विषय को। नहीं